प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 जो आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर था। तो इसका अपन इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, कि भैया कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जो सॉल्यूशन है ना वो हमें कंप्लीट करवा दीजिए यहाँ पे सभी प्रश्नों के। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो टोटल देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 29 है, यानी 29 प्रश्न है। तो अपन इस वीडियो में 29 प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लंबी हो सकती है, इसलिए आपको कंप्लीट देखना है। 29 प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चनों पे चलते हैं स्टूडेंट्स। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो वो भी आपको जल्दी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, देखो खंड ए था आपके। सबसे पहले प्रश्न पहला था इसमें कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास स्टूडेंट्स ये गद्यांश था। ठीक है, जिसमें से ये प्रश्न पूछे थे। यहाँ पे इसने टोटल 6 प्रश्न पूछे थे। ठीक है, कि पंचवटी समास, पंचवटी शब्द में समास कौन सा है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था। वनवास काल में राम, सीता व लक्ष्मण ने कहाँ पर निवास किया था। ठीक है, इमारती लकड़ी का क्या उपयोग है। वृक्षों के आधिक्य से किस में सहायता मिलती है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखिएगा आप लोग किस तरीके से आपको करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा पहला प्रश्न खंड ए था, अपठित गद्यांश। ठीक है, प्रश्न फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, कि पंचवटी शब्द में समास। तो इसमें उत्तर आपको लिखना था ए वाला ऑप्शन, द्विगु समास। ठीक है, क्या लिखोगे, द्विगु समास लिख लेना। प्रश्न फर्स्ट का सेकंड देखना, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसमें आपको लिखना है मानव जीवन एवं प्रकृति। ठीक है, ये आपको करना है इसमें। थर्ड वाला देखना, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे कि आदिकाल में मानव जीवन जो है पूरी तरह से प्रकृति और वन्य उपादानों पर, ठीक है, आधारित था। और यहाँ पे वनवास काल में राम, सीता व लक्ष्मण ने कहाँ पर निवास किया था। तो उत्तर लिखना है इसका कि वनवास काल में उन्होंने पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर निवास किया था। प्रश्न फर्स्ट का पांचवा है कि इमारती लकड़ी का क्या उपयोग है। तो इमारती लकड़ी का उपयोग भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। अगला था फर्स्ट का छठवां कि वृक्षों के आधिक्य से किसमें सहायता मिलती है। तो इसमें लिखो वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अपन चलते हैं अब सेकंड प्रश्न पे कि प्रश्न 2 क्या था अपने पेपर में। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रश्न 2 जो है ना वो आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बार आपका पद्यांश है। ठीक है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे देखो पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ सकते हो। अपन सीधे प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम अपन नहीं लेंगे, अपन सीधा सॉल्यूशंस की बात करेंगे। देखो यहाँ पे टोटल इसमें भी 6 प्रश्न है, तो 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, देखिएगा अपन चलते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, प्रश्न 2 है, 2 का फर्स्ट कि पद्यांश में बादल की उपमा किससे की गई है, किसे दी गई है। तो उत्तर हो जाएगा इसका कि बाल कल्पना से। ठीक है, प्रश्न 2 का सेकंड है कि धरा किस कारण बताई गई है। ठीक है, धरा यहाँ पे इसमें एक शब्द यहाँ पे लुप्त हो गया, तप्त। ठीक है, यहाँ पे तप्त है। ठीक है, प्रश्न में देख लेना, प्रश्न में तप्त लिखा हुआ है कि धरा किस कारण तप्त बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे आएगा तप्त बताई गई है। ठीक है, तो अत्यधिक गर्मी व लू से। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ये कारण के बाद में आएगा। ठीक है, अत्यधिक गर्मी व लू के कारण। ठीक है, प्रश्न 2 का थर्ड देखना, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बादल गरजो या उत्साह। ठीक है, प्रश्न 2 का फोर्थ देखना कि विकल विकल उन्मनम थे। ठीक है, उन्मन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उन्मन जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, सेकंड का पांचवा देखना, पद्यांश में आए शब्द बादल के 2 पर्यायवाची लिखो। तो उसके उत्तर लिख लो घन और धराधर। ठीक है, तो ये जो है ना इसके आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखना आप लोग यहाँ पे, निदाग शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखो स्टूडेंट्स, निदाग का अर्थ है भीषण गर्मी या ताप। ठीक है, ये हो जाएगी। अगले प्रश्न देखते हैं अपन। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है भैया। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो है ना वो खंड ब है स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, जो व्याकरण का पोर्शन है। और पेरेंट्स यार इतनी मेहनत से हमने इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार किया आपके बुक के एक एक प्रश्न को देखकर। ठीक है, कौन से चैप्टर से कौन सा प्रश्न था। तो इस मेहनत के लिए आप लोग का एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बता दीजिएगा जल्दी से आपको नेक्स्ट सब वीडियो जो है वो कौन से सब्जेक्ट की पहले चाहिए। वैसे तो अगर कंप्लीट मतलब ऑल सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, बल्कि पहले कौन से वीडियो अपलोड करें कौन से सब्जेक्ट की वो कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो प्रश्न 3 है, धरती का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें आपको भारती करना था, दय वाला ऑप्शन। आग्रह शब्द का विलोम है तो इसमें दुराग्रह हो जाएगा। राम फल खाता है वाक्य में उद्देश्य है तो इसमें राम हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न इनके देखो मैं पीडीएफ में भी दिखा दूंगा और इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बेफिक्र रहना, बता देंगे लास्ट में, ठीक है, कहाँ कैसे क्या मिलेगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो तो मीरा और इसमें आएगा और, ठीक है। मीरा और राम जो है वो सगे भाई बहन है। देखो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। अपन देखते हैं पीडीएफ में आंसर। देखो धरती का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें दय वाला ऑप्शन करना था, भारती। अग्रह, यहाँ पे आग्रह है, आग्रह शब्द का विलोम है दुराग्रह, ठीक है। और राम फल खाता है वाक्य में उद्देश्य है राम, ठीक है। रिक्त स्थान वाले देखना, पहला रिक्त स्थान था राम, फिर रिक्त स्थान था मीरा और राम, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका मीरा और लिखना है इसमें, और राम सगे भाई बहन है, ठीक है। प्रश्न 6 का सेकंड है कि सार्वनामिक विशेषण फिर रिक्त स्थान था विशेषण भी कहलाते हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं, कि सार्वनामिक विशेषण जो है वो संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न 6 का थर्ड देखना, लोचन चक्षु के पर्यायवाची हैं तो किसके पर्यायवाची हैं, आँख के। इस खालिस्तान में क्या आएगा, आँख आएगा, कि लोचन चक्षु जो है वो आँख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स अपना 7वां प्रश्न, देखना क्या है स्टूडेंट 7वां। तो यहाँ पे देखो अति लघुरात्मक प्रश्न है अपने। 7वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा लिखो। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, मेरे संग की औरतें शीर्षक कहानी में लेखिका ने सर्वप्रथम किसकी कहानी प्रस्तुत की। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो देखिएगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपन करेंगे, ठीक है। देखिएगा रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। 8वां प्रश्न था विशेषण की परिभाषा लिखो, तो इसमें उत्तर में लिखना है आपको, एक एक अंक के प्रश्न है ये, ठीक है। एक एक अंक के प्रश्न थे इसलिए छोटे छोटे आंसर लिखने पड़ेगा, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न था कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ व वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी। तो देखना है इसका अर्थ तो हो जाएगा कि बहुत अधिक अभिमान करना या प्रशंसा करना, और इसका प्रयोग हो जाएगा कि कक्षा में प्रथम आने पर मोहनु आसमान पर चढ़ गया, ठीक है। मोहनु या फिर मोहन आसमान पर चढ़ गया, ठीक है, यानी वो अपना अभिमान करने लगा या फिर प्रशंसा करने लग गया, ठीक है। और प्रश्न कौन से थे देखते हैं अपन। देखो अपन कितने प्रश्न देख लिए अपन ने, 9 प्रश्न देख लिए हैं, ठीक है। और अपना 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है, हाँ इनके आंसर्स भी अपन देखते हैं, ठीक, मतलब प्रश्न अपन ने पढ़ लिए थे। देखो मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो बाढ़ की तेजी से बहते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। मेरे संग की औरतें शीर्षक कहानी में लेखिका ने सर्वप्रथम किसकी कहानी प्रस्तुत की, तो लेखिका ने सर्वप्रथम अपनी नानी की कहानी प्रस्तुत की, ठीक है। और इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न अपन देखते हैं, देखो आगे की प्रश्न क्रमांक 13वां है यहाँ पे, कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, ठीक है। और प्रस्तुत यात्रा वृतांत यानी लहासा की ओर के आधार पर बताई कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उपभोक्ता संस्कृति में सबसे बड़ा खतरा क्या है, ठीक है। लेखक ने भारत के किस प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है और क्यों। हीरा और मोती के स्वभाव में क्या अंतर दिखाई देता है, कहानी के आधार पर बताइए, ठीक है। तो देखिएगा इन प्रश्नों के आंसर अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो 13वां प्रश्न है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया। तो इसका आंसर आप लोग लिखो, उत्तर लिखो, कि छोटी बच्ची को सौतेली माँ से मारती थी और बैलों को भी उनका मालिक मारता पीटता था, ठीक है। दोनों का दर्द एक जैसा था, इसलिए आत्मीयता के कारण बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम मढ़ाया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रस्तुत यात्रा वृतांत यानी लहासा की ओर के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर लिखो कि उस समय तिब्बती समाज खुला था, वहाँ प्रदा प्रथा और छुआछूत नहीं थी, औरतें अपरिचितों को भी चाय बनाकर देती थी, हालांकि कुछ स्थानों पर डाकुओं का भी भय रहता था, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ता संस्कृति में सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो इसका सबसे बड़ा खतरा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और मर्यादाओं का पतन है। इससे स्वार्थ बढ़ रहा है और सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
16 नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक ने भारत के किस प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने चौधरी चरण सिंह को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है क्योंकि वे किसान परिवार से थे और किसानों की समस्याओं को गहराई से समझते थे। फिर 17वां था हीरा और मोती के स्वभाव में क्या अंतर दिखाई देता है। तो हीरा सहनशील और शांत स्वभाव का था, हीरा जो था वो सहनशील और शांत स्वभाव का था, जबकि मोती उग्र और गुस्सेल था। मोती अन्याय देखकर जल्दी आवेश में आ जाता था जिससे हीरा शांत करता था। ठीक है, हीरा शांत करता था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, देखना अपने अगला प्रश्न क्या था। प्रश्न क्रमांक 18वां देख सकते हो आप लोग कि मानसरोवर किस प्रकार के जल से युक्त है। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। रसखान का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है। किस शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है और क्यों। कविता ग्रामश्री में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो देखिएगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर 23 के 23 प्रश्न देखते हैं अपन। देखिए, मानसरोवर स्वच्छ और पवित्र जल से भरा हुआ है। प्रतीकात्मक रूप में यह भक्ति रूपी जल से भरा हुआ पवित्र मन है। और 19वां प्रश्न है कि कवयित्री की घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखो, कवि घर का तात्पर्य परमात्मा का लोक है। कवयित्री सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। 20वां प्रश्न है कि रसखान का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखो, क्योंकि इन स्थानों से उनके आराध्य श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हैं। वे इन्हें निहार कर कृष्ण के समीप होने का सुख अनुभव करना चाहते हैं। 21वां प्रश्न, किस शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की और क्यों। तो कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना तम यानी अंधेरे से की है क्योंकि उनका शासन अन्यायपूर्ण और क्रूर था जिसने भारतीयों के जीवन को अंधकार में बना दिया था। 22वां प्रश्न है, कविता ग्रामश्री में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। तो कविता में शिशिर ऋतु यानी सर्दी के अंत और वसंत के आगमन का वर्णन है जब खेतों में सरसों फूलती है और फसलें पकने लगती है। 23वां प्रश्न, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो इसमें उत्तर लिखो कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया लेकिन अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज भक्त से न करवाकर एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का आग्रह किया जो उनकी देशभक्ति को दर्शाता था। आगे के प्रश्न और देखना पेपर में, देखते हैं अपन कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए निबंधात्मक प्रश्न अपना 24वां 24 का, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। और 25वां है कि सांवले सपनों की याद पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। और इसके अथवा में है या तो 25वां करना ऊपर वाला करना था अपने को या फिर नीचे वाला, तो अपन दोनों के आंसर देखेंगे। ठीक है, कि उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों एवं त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित करती है, अनुभव के आधार पर अनुच्छेद कीजिए। तो देखिएगा 24 और 25 दोनों प्रश्नों के आंसर और अथवा वाले का भी आंसर। देखिए 24वें प्रश्न का आंसर उत्तर यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट्स इसमें कि लेखिका जो होता है मृदुला, ठीक है, लेखिका मृदुला गर्ग ने कर्नाटक के बागलकोट में बच्चों के लिए स्कूल न होने पर स्वयं प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, उसमें बच्चों को पढ़ाया और बाद में सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। यह सिद्ध करता है कि वे शिक्षा को बच्चों का अधिकार मानती थी। ठीक है, 25वां प्रश्न है लिखना इसका उत्तर कि इस पाठ से हमें प्रकृति और पक्षियों से प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है। सालीम अली, ठीक है, सलीम अली जो थे ना, अली की तरह हमें भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम करना चाहिए। फिर इसका अथवा वाला जो प्रश्न था ना वो भी देख लो कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने त्योहारों का बाजारीकरण कर दिया है। अब त्योहारों में आत्मीयता की जगह दिखावा बढ़ गया है। लोग महंगे उपहारों और विज्ञापनों से प्रभावित होकर अनावश्यक खर्च करते हैं जिससे त्योहारों की पवित्रता कम हो गई है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखना अपन कितने प्रश्न अपन रह गए, प्रश्न देखते हैं अपन। अपना 25 का हो गया। ठीक है, 25 का अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, अथवा वाला भी। प्रश्न अपना 26वां, ठीक है, 26वां देखना, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है, और खाकर कुछ पाएगा नहीं, ठीक है, खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इनके भाव स्पष्ट अपने को करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा 26वें प्रश्न का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो देखिए पहला तो आप लिखो कि रसखान कहते हैं कि कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की कंटीली झाड़ियों यानी करील में रहने के सुख के आगे करोड़ों सोने चांदी के महल भी तुच्छ हैं। वे कृष्ण के सानिध्य के लिए हर सुख त्यागने को तैयार हैं। और इसका ख वाला जो था ना
कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बने अहंकारी। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना कि कवयित्री कहती हैं कि केवल भोग विलास में रहने से ईश्वर नहीं मिलेगा और व्रत तपस्या से मन में अहंकार आ जाएगा। ईश्वर को पाने के लिए भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन अपन देखें, क्या है अपना 27 नंबर का क्वेश्चन, 27वां प्रश्न। खंड सयाद है कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, उस पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। कितने शब्दों में स्टूडेंट्स? 100 शब्दों में। ठीक है, और इसके अथवा में है कि आपके विद्यालय में गांधी जयंती उत्सव आयोजित हुआ, समाचार पत्र के लिए 100 शब्दों में प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो अपन वार्षिक उत्सव वाला आंसर देखते हैं। ठीक है, वार्षिक उत्सव वाला देखो, तो ये रहा वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन, आपको सिंपल सा लिख लेना है। ठीक है, दिनांक लगा देना 5 दिसंबर 2025 या फिर जो भी आप लगाना चाहो अपने अनुसार। ठीक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छात्रों ने राजस्थानी नृत्य और नाटकों की शानदार प्रस्तुति दी। नाटक बेटी बचाओ ने सबका दिल जीत लिया। प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय की उपलब्धियाँ बताई। ठीक है, अंत में मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ठीक है, थोड़ा बड़ा और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप लोग। गांधी जयंती वाला भी देख लो यहाँ पे कि विद्यालय में गांधी जयंती समारोह एक प्रतिवेदन, जो अथवा वाला था ना, वो एक भी प्रश्न अपन ने नहीं छोड़े हैं। अथवा वाले सॉल्यूशन जो ना वो भी अपन कर रहे हैं कवर। इसलिए अगर आप लोगों ने यार अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है हर एक प्रश्न का आंसर यहाँ पे टाइप करने में। ठीक है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। देखो चूरू 2 अक्टूबर लगा देना। ठीक है, 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, स्थानीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 8 बजे प्रभात फेरी के साथ हुआ, जिसमें छात्रों ने सत्य और अहिंसा की जय घोष लगाए। विद्यालय प्रांगण में प्रधानाचार्य जी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। छात्रों ने बापू का प्रिय भजन, ठीक है, छात्रों ने बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, ठीक है, प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें सभी ने श्रमदान किया। अंत में प्रसाद वितरण के साथ समारोह संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। अब अपन देखते हैं अपना कौन सा प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है अपना। ठीक है, कि मोबाइल फ़ोन से बच्चों की पढ़ाई जो वो प्रभावित हो रही है, इस बारे में 2 अभिभावकों की बातचीत के रूप में संवाद अपने को बताना है। ठीक है, मतलब मोबाइल के कारण जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, इस बात से तो आप भी एग्री हो। ठीक है, तो 2 अभिभावक यानी 2 पेरेंट्स हैं, है ना, अलग अलग बच्चों के, तो उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं, क्या संवाद हो रहा है, वो अपन लिखते हैं। अभिभावक फर्स्ट बोलता है, यानी पहला अभिभावक बोलता है, ठीक है, कि नमस्ते भाई साहब, आजकल बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। अभिभावक दूसरे बोलते हैं, सही कहा आपने, यह मोबाइल फ़ोन तो आफत बन गया है, मेरा बेटा दिन भर गेम खेलता है। ठीक है, अभिभावक पहला बोलता है, मेरी बेटी भी पढ़ाई के समय रील देखती रहती है, उसके नंबर भी कम आए हैं। फिर अभिभावक दूसरा बोलता है कि हमें इन्हें फ़ोन देने का समय निश्चित करना होगा, वरना इनका भविष्य और आंखें दोनों खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो अभिभावक फर्स्ट बोलता है, बिल्कुल आज ही मैं घर पर सख्ती से नियम बनाऊंगा। ठीक है, तो आप भी जो है मोबाइल का कम यूज़ करें। ठीक है, जितना मतलब अभी देखो आपकी जब तक आपकी 12th कंप्लीट नहीं हो जानी तब तक तो बहुत ही कम यूज़ करो मोबाइल का। ठीक है, और मतलब जितना अपने को चाहिए ना उतना ही, जैसे अपने को कोई वीडियो लेक्चर देखना है तो बस उतना ही, ये नहीं कि कोई नोटिफिकेशन आ गया या इंस्टा पर रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि हम 5 मिनट स्क्रॉल करेंगे, बस 5 मिनट की हमें कोई मतलब ऐसे कॉमेडी टाइप रील देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट कब मतलब 50 मिनट में चेंज हो जाती है आपको भी पता नहीं चलता। और ये आपके साथ ही नहीं, ये सब के साथ होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप यूज़ ही ना करें। ठीक है, और मन को कंट्रोल करें, और वो किया करें क्या, मतलब योग मेडिटेशन किया करें। ठीक है, जिससे मन कंट्रोल होता है। ठीक है, मेडिटेशन जरूर आप लोग किया करें। और देखो अथवा वाला का उत्तर भी अपन देखें क्या, कि स्वयं को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे, जिसमें विद्यालय में बढ़ते जल प्रदूषण की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया हो। तो इसका उत्तर अपन ने लिखा है यहाँ पे, प्रार्थना पत्र आप लोग देख सकते हो कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू राजस्थान, विषय विद्यालय में दूषित पेयजल की समस्या के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 9 का छात्र हूं। मैं आपका ध्यान विद्यालय में पीने के पानी की बिगड़ती स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले काफ़ी समय से पानी की टंकियों की नियमित सफाई न होने के कारण गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इस दूषित पानी के सेवन से कई विद्यार्थी बीमार हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।
अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही पानी की टंकियों की सफाई करवाकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना नाम लिख सकते हो, कक्षा लिख देना, दिनांक लगा देना 5 दिसंबर 2025 या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर लिखना है। विद्यार्थी जीवन में नैतिकता शिक्षा की उपयोगिता, इसके संकेत बिंदु दे रखे हैं। राजस्थान में गहराता जल संकट और कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है। लेकिन मैं तीनों विषयों पर आपको निबंध बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तीनों विषयों पर देख लेना और वीडियो को पॉज कर लेना। अभी आप लोग वीडियो को पॉज मतलब एक जगह रोक लीजिए और फिर आराम से लिखते जाइए। ये पहला नियम होगा जिसकी प्रस्तावना ये हो जाएगी, नैतिक शिक्षा का स्वरूप, नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे, ये लीजिए, ये 2 लाइन और लिख दीजिए, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और उपसंहार। फर्स्ट निबंध कंप्लीट होता है। सेकंड निबंध भी देखिएगा, ठीक है। तीनों निबंध अपन देखेंगे। देखिए, राजस्थान में गहराता जल संकट, उसके ऊपर प्रस्तावना लिखना सबसे पहले, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए एक जगह और फिर आराम से लिखिए। जल संकट के कारण लिख लीजिए, जल संकट का निवारण लिख दीजिए, यहाँ पे उपसंहार लिख दीजिए। कंप्यूटर शिक्षा का महत्व लिखना, ठीक है। तो उसका प्रस्तावना, कंप्यूटर की आवश्यकता, कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर के दुष्परिणाम और लास्ट में उपसंहार। तो प्यारे स्टूडेंट, इस तरीके से अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। टोटल यहाँ पे 29 प्रश्न थे। 29 प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं, अथवा वाले प्रश्न भी मैंने बताए स्टूडेंट्स। तो आपका दायित्व बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जरूर बनता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपका, ठीक है, जितने भी सहपाठी हैं, आपके दोस्त हैं, सहेली हैं, जो भी हैं, उनके पास ही शेयर कर दीजिएगा। और इसकी PDF की अगर बात करें तो PDF आपको अपने एप्लीकेशन, आपको पता ही है Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस पर मैंने अपलोड कर दी है ये PDF। तो वहाँ से आप लोग इजीली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी उचित तो यही रहेगा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से ही देखें, ठीक है, ताकि अगर सुनते हो तो प्रश्न याद भी होते हैं, ठीक है। और PDF तो क्या है, PDF देखोगे बस उसको जल्दी से टाइप कर दोगे तो वो तो गलत है ना। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा करें आप लोग, ठीक है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर दें और जल्दी से कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होश जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर।